फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैंने एक और क्लास ली थी जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर किए थे। ये वही 7 मार्च 2022 वाला पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर। तो आज हम उससे अगले 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले कोशिश करना कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करें और फिर अपना आंसर मैच करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, देयर इज़ नो पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया। तो क्या कोई पॉलिसी नहीं है डिसेबल्ड पर्सन के लिए? तो ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि पॉलिसी है, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका नेक्स्ट, द रोड टू अचीव इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ लॉन्ग एंड वेराइड वन। तो जी हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन का रास्ता आसान तो नहीं है, लेकिन इसे पाया जा सकता है कुछ प्रयासों की बदौलत। लॉन्ग है और इंक्लूसिवनेस की जहाँ पर बात आ जाती है वहाँ पर वेराइड वन तो आएगा ही। तो सेकंड तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट नहीं है। आप देखते हैं कि ओनली 2 ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है। तो सेकंड नंबर पर है आपका ओनली 2। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following policies recognizes the long history of gender inequality when it says that gender inequality is a cumulative distortion of the past? तो जेंडर इनइक्वालिटी की बात किसने करी है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर आपका ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है और इसका आंसर है फर्स्ट। ये बात करते हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट्स शुड बी यूज्ड व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट टू द स्टूडेंट्स। तो अब आपको दे दी गई है सिचुएशन कि आप क्लास में क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए, आप कैसे बैठाएंगे बच्चों को। एक तो सिंपल नॉर्मल क्लास में कैसे बच्चे बैठे होते हैं, एक ऐसे लाइंस में बैठे होते हैं। और दूसरा, जब भी आप कोई डिस्कशन करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन, या फिर जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तब आप उन्हें कैसे बिठाएंगे? तब आप उन्हें ऐसे हाफ सर्कल में बैठाते हैं और बीच में आप होते हैं, ताकि आपको सारे बच्चे देख पाएँ और उस एक्सपेरिमेंट को भी वो अच्छे से सीख पाएँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है। सबसे पहली स्टेटमेंट दी गई है, स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही बैठने चाहिए बच्चे, तभी तो एक्सपेरिमेंट देख पाएंगे। फिर सेकंड दिया गया है, स्टूडेंट्स सिटिंग इन रोज इन द क्लासरूम and the teacher places himself or herself in front of the teacher। तो रोज़ में बच्चा एक्सपेरिमेंट नहीं सीख पाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को दिखेगा, आगे वालों को दिख जाएगा, पीछे वालों को ठीक से नहीं दिखेगा, तो उस एक्सपेरिमेंट को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो तरीका है बिठाने का वो बिल्कुल सही है। आप कैसे बिठाएंगे बच्चों को? हाफ सर्कल में। तो ओनली 1 हमारा आंसर होगा, यानी कि जो कि 3rd नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नोट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हालांकि इसमें तो हाईलाइट है। तो नोट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग, यानी कि बाकी सारे ऑप्शन किसके होंगे? लर्नर सेंटर्ड के होंगे, बच्चा सेंटर में होगा। लेकिन एक ऑप्शन वो हमें ढूंढना है जहाँ पर बच्चा सेंटर में नहीं है, जहाँ पर बच्चे की नीड्स का ख्याल नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला है ऑप्शन, स्टूडेंट्स लर्न पैसिवली बाय लिसनिंग एंड रीडिंग। तो बस आपको और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने एक वर्ड देखा और आपका आंसर निकल गया, पैसिवली। अगर लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है तो उसमें बच्चा पैसिवली कभी नहीं सीखेगा, बच्चा पार्ट लेगा एक्टिविटीज़ में, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, बच्चे के विचारों को महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट टेक्निक्स इज करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहला दिया गया है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। तो इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल से ही आप पता लगा लेंगे। ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज अ ट्रबल्ड पर्सन वन ऑन वन। तो ये तो बिल्कुल सही है, वन ऑन वन ही देखेंगे इंडिविजुअल में तो आप। फिर सेकंड है आपका फैमिली थेरेपी। तब फैमिली वर्ड आ गया, तो फैमिली में आप पूरी फैमिली को एक साथ देख रहे हैं। देखते हैं इसमें दिया क्या गया है। ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट sees the whole family together to analyze patterns of family functioning। तो फर्स्ट भी सही है हमारा और सेकंड भी सही है। एक और दिया गया है बिहेवियर थेरेपी। ट्रीटमेंट इन विच अ चाइल्ड प्लेज फ्रीली वाइल अ थेरेपिस्ट ऑब्जर्व्स। तो देखिए बिहेवियर, जब हमने बिहेवियर का चैप्टर किया था तो क्या देखा था कि बिहेवियर से आपका ऑब्जर्व जुड़ा हुआ है। एंड ओकेजनली कॉमेंट्स, आस्क क्वेश्चंस और मेक्स सजेशंस। तो बिहेवियर थेरेपी की लाइंस भी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 आपके तीनों ही सही हो जाएंगे। सेकंड नंबर पर आपका ये ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स द करेक्ट रीजन फॉर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स सब पे करते हैं, अब उसका करेक्ट रीज़न यहाँ पर दिया गया है या नहीं वो हमें पहचानना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज सच एज डिफेंस, पार्क्स एंड सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट। ये तो सही है। सेकंड है आपका यूजिंग इट टू रिहेबिलिटेट पीपल आफ्टर नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो जब कोई आपदा आती है उसके बाद सरकार हमारी हेल्प करती है तो उसके लिए भी आप टैक्स पे करते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ पर आप टैक्स पे करते हैं। तो बोथ वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। द लॉज ऑफ एक्सरसाइज इज अमंग द 3 लॉज ऑफ लर्निंग, हु डेवलप्ड दीज लॉज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज से आपने ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थॉर्नडाइक आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर दिया गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि इन्होंने कौन कौन से लॉज दिए हैं। प्राइमरी दिए हैं और सेकेंडरी दिए हैं। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, ये वाला चैप्टर हम पहले क्लास में कवर कर चुके हैं। तो प्राइमरी में आ जाते हैं आपके लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और बताइए 2 लॉज और कौन से आते हैं आपके। तो प्राइमरी में आते हैं आपके 3। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में भी आपके सब टाइप्स आ जाते हैं। लॉ ऑफ यूज़ हो गया, लॉ ऑफ डिसयूज़ हो गया। यूज़ मतलब कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस में आपकी, तो वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के लिए भी चीज़ को छोड़ देते कि नहीं थोड़े दिन रेस्ट ले लेता हूँ, आप पढ़ाई को ही ले लो, थोड़े दिन भी अगर आप गैप दे दोगे ना तो आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी और वो चीज़ें आपको समझ में उतनी अच्छे तरीके से नहीं आती हैं फिर। तो ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस में रखिए चीज़ों को। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसरी कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ न्यू बोर्न। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कौन सी सेंसेस उसकी किस तरीके से काम करती है। फर्स्ट है आपका हियरिंग इज़ फंक्शनल बिफोर बर्थ। तो जी हाँ, हियरिंग आपकी बर्थ से पहले ही फंक्शन करना शुरू कर जाती है। सेकंड है आपका विज़न। विज़न इज़ द लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ। तो जी हाँ, आपका जो विज़न है वो बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, लीस्ट डेवलप्ड सेंस होता है वो। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं बोथ वाला ऑप्शन। तो थर्ड नंबर पे है बोथ 1 एंड 2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो इंक्लूजन है क्या, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी हैं और जहाँ पर विशिष्ट बच्चे भी हैं, दोनों को आप एक ही क्लास में साथ पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप दोनों की नीड्स का ध्यान रखते हुए। तो वो है आपका इंक्लूजन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी
In 2005, the Ministry of Human Resource Development implemented a national action plan for the inclusion in education of children and youth with disabilities. तो जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है. अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो क्या बोला गया है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर्स एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन. आरटीई क्या इंश्योर करती है कि शिक्षा सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, एबिलिटी, ईटीसी. तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है. तो फिर से आपका वही ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. अब की बार हाईलाइट नहीं है. About the duties of the local authority in the right of children for free and compulsory education act 2009. तो आरटीई के संदर्भ में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको देखना है. तो सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो फी, टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन. तो ये तो बिल्कुल गलत है. साफ साफ मना किया गया है, कोई कैपिटेशन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी. तो नोट करेक्ट पूछा है, इसीलिए तो फर्स्ट तो रॉन्ग होगा ही. सेकंड है फिर प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स. तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए टीचर्स को. क्यों? क्योंकि जब टीचर्स नई नई टेक्निक्स और अपनाएंगे तो उससे बच्चों का ही फ़ायदा है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इससे बढ़ावा दिया जा सकता है. फिर थर्ड स्टेटमेंट है आपकी डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर. तो एक सिस्टमेटिक वे में चलने के लिए एक कैलेंडर, एक एकेडमिक कैलेंडर डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है. तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? नोट करेक्ट पूछा है. तो 1 हमारा आंसर होगा, ओनली 1. अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की. रूसो इन हिज बुक एमाइल added a 3-stage plan of moral development. Which of the following statements is correct with respect to these steps? तो उन्होंने क्या बताए हैं? स्टेप्स बताए हैं अपनी पुस्तक में. अब उन स्टेप्स को आपको इन स्टेटमेंट में ढूंढना है. सबसे पहला है नेसेसिटी शुड रूल ओवर द डिसिप्लिन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. तो ये वाला तो आपका सही है अगर हम उनकी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो. फिर सेकंड है आपका बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ द यूटिलिटी शुड रीजन ओवर द डिसिप्लिन. तो उपयोगितावादिता के अनुसार भी ये कथन आपका सही है. फिर है आपका बोथ, आपका सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ लर्निंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप क्या क्या देखते हैं? एक गोल होना चाहिए जिस पर आपको पहुंचना है, क्योंकि गोल के बिना आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्यों रहे हैं और कर क्या रहे हैं. तो फर्स्ट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, एक गोल होना चाहिए जहाँ पर आपको पहुँचना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में. अब सेकेंड है आपका चैलेंजिंग द फेल्ट डिफ़िकल्टी थ्रू कॉन्शियस प्लान एंड पर्पजफुल अटैक. तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की दृष्टि से बिल्कुल सही है. तो बोथ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन विदाउट एनी बेसिस अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स. तो जब आप कुछ धारणाएं बना लेते हैं मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, बिना किसी आधार के, कोई आधार नहीं होता उन बातों का, बस आप बना लेते, क्योंकि वो चीज़ें लंबे टाइम से चलती आ रही हैं, एक पीढ़ी से दूसरी में, फिर उससे अगली में, उससे अगली में, ऐसे. वो चीज़ें जिनका कोई आधार नहीं है और जो लंबे टाइम से बिलीव्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो चले आ रहे हैं. तो ये होते हैं आपके स्टीरियोटाइप. और किसको लेकर हैं ये है आपके सेक्स स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता. अब अगला क्वेश्चन आपका फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑप्शन देख लेते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो है.
राइट टू लिबर्टी ये भी है, राइट टू इक्वालिटी ये भी है, राइट टू प्रॉपर्टी नोट करेक्ट पूछा है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच सिटी हैड एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन 1994? फिर से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आ चुका है, तो ये था आपका सूरत में था ये। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्ट ईयर इज करेक्ट? सबसे पहला दिया गया है आपको आर्म्स एक्ट 1878, ये आपका सही है। फिर सेकंड दिया गया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1879, तो ये 1878 में ही था, तो ये आपका सही नहीं है। उसके बाद है एल्बर्ट बिल 1890 दिया हुआ है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट आपका सही है, ओनली वन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरे नंबर पर दिया आपका ओनली वन। अगला क्वेश्चन है वुमेन्स स्ट्रगल फॉर द वोट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो महिलाओं के मतदान को भूमिका कब मिली? ये आपको मिली थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, तो ये जो मूवमेंट था इसे क्या बोला गया था? तो ये था आपका वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। ओनली वन आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू कोल्ब्स मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस द लर्निंग स्टाइल कैन बी डैश। तो कोल्ब्स मॉडल के अकॉर्डिंग डाइवर्जिंग भी सही है और आपका असिमिलेटिंग भी सही है, तो बोथ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है आपका कुछ, अब आपको लाइंस रीड करनी है। सबसे पहले, ही स्ट्रेस्ड द सोशल एंड मोरल नेचर ऑफ द स्कूल, ही बिलीव्ड दैट अ स्कूल शुड सर्व एज अ मिनिएचर कम्युनिटी एंड एम्ब्रायोनिक सोसाइटी। तो सोशल पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर, रुडोल्फ, एल्फ्रेड बिने या फिर आपका जॉन डुई। तो जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात आएगी, सोशल एजुकेशन की बात आएगी, तो आपके जॉन डुई वहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आपका फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग में बी अ सिम्टम ऑफ विच इम्पेयरमेंट। तो बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है कोई बच्चा ऐसे, तो अब उसकी किस चीज़ में दोष होगा? उसके विज़न में दोष है। अब तो ये क्या है? ये है आपका विजुअल इम्पेयरमेंट। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से फैक्चुअल आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द मुंडा फैमिली। तो अब मुंडा फैमिली को देखकर कुछ लोगों को लगेगा कि मुंडारी लैंग्वेज होगी, ओनली वन हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुंडारी के साथ साथ उसमें संथाली लैंग्वेज भी आती है। तो बोथ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, बोथ 1 और 2। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? ये आपके आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। और ह्यूरिस्टिक मेथड में आप क्या करते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चा एक्सप्लोर करता है, चीज़ों की खोज करता है, डिस्कवरी करता है। तो ह्यूरिस्टिक से आपका डिस्कवरी मेथड कनेक्ट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उसमें पूछा गया है एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज़ अ मिक्सचर। किसका मिक्सचर है आपका? EVS। फर्स्ट है ट्रेडिशनल साइंस, तो साइंस की जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो भी इसमें होती है, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है आपका सोशल वैल्यूज़, जिनसे आपकी नैतिकता जा कर के जुड़ जाती है, तो सोशल वैल्यूज़ भी इसमें होती हैं। और थर्ड है आपका एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो नाम ही एनवायरमेंटल है, तो सबसे मेन उद्देश्य तो यही है आपका कि आप बच्चे को जागरूक करेंगे किसके प्रति? उसके आसपास के वातावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति। तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा।
फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज करेक्टली मैच्ड विद हिज लिटरेचर। तो सबसे पहला है आपका रामचरितमानस। रामचरितमानस को मैच किया गया है तुलसीदास के साथ, तो ये तो है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास ने ही लिखा है। उसके बाद है आपका गीतावली। गीतावली से यहाँ पर जायसी को मैच किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि गीतावली में यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, तुलसीदास होना चाहिए था, गोस्वामी तुलसीदास। तो ओनली वन यहाँ पर सही है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश हैज़ बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग। तो कौन सा सिद्धांत, कौन सी थ्योरी थी जिसमें सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग की बात हुई। फर्स्ट है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, इनएफिशिएंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। तो फर्स्ट यहाँ पर सही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसने दी है बताइए। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी किसने दी है, वो दी आपके स्किनर ने। अब स्किनर किसकी बात करते हैं, स्किनर बात करते हैं शेपिंग की, स्किनर बात करते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की, इसके अलावा टोकन इकोनॉमी की भी वो बात करते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो जुड़ी हुई है आपके मोटिवेशन से, आपके पुनर्बलन सिद्धांत से। तो इन्होंने जब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात की, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब टीचर अलग अलग टेक्निक्स अपना रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके अलावा बच्चा रिस्पॉन्ड करता है क्लास में, पैसिवली नहीं सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है, साथ साथ बहुत सारे फीडबैक्स भी उसे मिलते हैं साथ के साथ। तो ये है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो ये था आपका उद्दंड मार्तंड, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज़ ऑफ ICT टूल्स इन लर्निंग। नोट पूछा गया है। तो फर्स्ट है क्रिएटिंग द लर्निंग कंडीशंस इन द क्लासरूम। तो ICT आपकी प्रोवाइड कराती है एक बेहतर वातावरण, एक लर्निंग सिचुएशंस आपको। फिर सेकंड है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिसएमिनेटिंग अमंग पीयर्स। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, ICT ये चीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो लेकिन हमसे तो क्या पूछा है, नोट पूछा है, तो नीदर वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग एट द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग। तो अर्ली स्टेज की बात की गई है। तो शुरुआती स्टेज में बच्चा क्या करता है, वो कॉन्क्रीट चीज़ों से सीखता है। सबसे पहली बात तो जो चीज़ उसके सामने है उसी से वो सीख पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो बाद की स्टेज में आती है, लेटर में। सेकेंड है आपका एक्टिव मैनिपुलेशन विद कॉन्क्रीट एलिमेंट्स लीड्स चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस। तो जी हाँ, कॉन्क्रीट एलिमेंट्स जब उसको मिलते हैं सीखने के लिए, तो वो अपनी एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, कॉन्सेप्ट्स उसे अच्छे से समझ में आते हैं मैथ्स के। तो यहाँ पर तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, बोथ वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच्ड। सबसे पहला है आपका सेंसरी मोटर, इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़। तो जी हाँ, सेंसरी मोटर में मोटर एक्टिविटीज़ आपकी आती हैं। सेकंड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, थर्ड स्टेज ये है आपकी, और सी से मैंने बताया है कॉन्क्रीट है, सी से ही आपका क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा इसमें सीरिएशन आता है, और सी से ही आपका कंजर्वेशन इसमें आ जाता है। तो इसमें बोला गया है प्रोपोजिशनल थिंकिंग, तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रोपोजिशनल थिंकिंग है ना वो आपकी लास्ट स्टेज में आती है। कौन सी है वो, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ओनली वन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर। तो ये है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये है आपकी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अगर आप क्विज़ करना चाहते हैं PYQ की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर हिंदी में भी ये PDF चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सेंड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।